जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है आपका, जो आपके सभी एग्जाम में देखने को मिलता होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ मनी, एप्रिसिएशन ऑफ मनी और डिवैल्यूएशन। जो ये आपका हम सिक्स सिक्स जेपीएससी जो हुआ था आपका, उसमें इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। डिवैल्यूएशन और डिप्रेसिएशन ऑफ करेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आयोग ने आपका आंसर गलत भी दिया था। ठीक है, तो उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये जैसे कि क्वेश्चन यह था आपका कि चलिए मैं को लिख कर बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चन क्या था आपका। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब जानेंगे, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कर लीजिए। इन प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन रुपी। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को समझेंगे बहुत अच्छे तरह से कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब क्यों होता है, इसका अर्थ क्या है, डिवैल्यूएशन किस प्रोस्पेक्ट में क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चों को, या इकोनॉमिक्स का पार्ट से इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम यही डिवैल्यूएशन के बारे में, टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। मान के चलिए, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, $1 इक्वल टू भी मान के चलिए आपका क्या कहते हैं, अभी आपका समथिंग 90 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, $1 अभी जो आपका ये है 90 रुपीज़ चल रहा है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये कर दिया। ठीक, $1 इक्वल टू 100 रुपी, $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ लेते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कैसे बताओगे कि मतलब रुपये का वैल्यू किस में डिप्रिसिएट कर रहा है? रुपये का वैल्यू $1 इक्वल टू 100 रुपीज़ में डिप्रिसिएट कर रहा है, या फिर $1 इक्वल टू 80 रुपये में डिप्रिसिएट कर रहा है। ठीक है, डिवैल्यूएशन अलग चीज़ है, डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं हम लोग। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इसी के अंदर आता है आपका डेप्रिसिएशन, पर दोनों का डेफिनेशन अलग है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास, ये आपका क्या हो गया? डिवैल्यूएशन मतलब अवमूल्यन। डिवैल्यूएशन मतलब क्या हो गया आपका? अवमूल्यन हो गया। लिख देता हूँ मैं, अवमूल्यन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो गया? मूल्य मूल्य ह्रास। ठीक है, तो यही दोनों के बारे में अभी हम जानते हैं। तो मेरे पास जैसे हम एक एग्जांपल दिया आप लोगों को कि $1 इक्वल टू 100 रुपीज़, $1 इक्वल टू 90 रुपीज़, ये जो अभी चल रहा है। ठीक है, और $1 इक्वल टू 80 रुपीज़। तो अब आपको बताना है कि $1 इक्वल टू 100 रुपीज़ में डिप्रिसिएशन होगा, या फिर $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ में डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा मैं कन्फ्यूज नहीं होने दूंगा, पर मैं क्लियर करूँगा हर चीज़ को। देखिए यहाँ पर क्या है, एक फॉरेनर के मतलब प्रोस्पेक्ट से देखिए। ठीक है, उसके माइंडसेट से देखिए, प्रोस्पेक्ट से, कि वह क्या कर रहा है। मतलब $1 में वो लेकर आता है अपना देश से, कंट्री से, हमारे इंडिया में, तो 100 रुपये का सामान खरीद कर ले जाता है। ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है आपका? तो और तो इसका मतलब क्या हो गया, $1 जब वो लेकर आ रहा है आपका, तो 100 रुपये का सामान खरीद कर ले जा रहा है। पर कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो हमारा $1 इक्वल टू 90 रुपीज़ है, इससे घट कर नीचे आ जाता है 80 रुपीज़। तब वही जो फॉरेनर था, वो जब इंडिया में आता है, तो $1 इक्वल टू कितना लेकर जा रहा है आपका? $1 में 80 रुपीज़।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि उस प्रोस्पेक्ट्स में वो जानेगा कि पहले तो हम $1 में इंडिया आते थे तो ₹100 का सामान खरीद के ले जाते थे, ले जाता था कि नहीं ले जाता था। पर अभी वो क्या कर रहा है, $1 में ₹80 का सामान ही खरीद के ले जा पा रहा है। तो इस मतलब इससे हम क्या समझते हैं कि हमारा यहाँ पर जो $1 उसको ₹100 है, यहाँ पर मेरा जो रुपया है मेरा उसका डिप्रिसिएशन हुआ है, मूल्य ह्रास हुआ है। क्योंकि एक समय में देखिए आपकी ये क्या कर रहा है, $1 में ₹100 का सामान खरीद के ले जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा सामान लेकर जा रहा है $1 में। तो इसमें मतलब क्या हो रहा है कि उसका $1 ज़्यादा मतलब बड़ा है कि नहीं है। और वो $100 में ₹100 का सामान लेकर जा रहा है, ये चीज़ सोचिए आप। तो यह इसका मतलब हो गया कि डेप्रिसिएशन हो गया। ये क्या हो गया आपका, डेप्रिसिएशन। और वहीं पर देखिए कि ये जब $1 लेके आ रहा था तो ₹80 का ही सामान लेकर जा रहा है। मतलब मेरा करेंसी क्या हो गया है, मजबूत हो गया है। मतलब अब वो आएगा तो हम उसको बोलेंगे ना कि भैया आप पहले जो $1 में ₹100 का सामान ले जाते थे, अब वो आपको ₹80 का ही हम सामान देंगे। क्योंकि हमारा मतलब भाव बढ़ गया है करेंसी का, तो मतलब बढ़ गया है तो मतलब कम ले जा रहा है अभी $1 में। जहाँ पर उसको $1 में ₹100 का सामान मिलता था, अब उसको $1 में ₹80 का सामान मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, मेरा यहाँ पर करेंसी मेरा मजबूत हो गया। मजबूत हो गया मतलब ये एप्रिसिएशन, मतलब हमारा करेंसी मजबूत हुआ। ये यहाँ पे करेंसी मेरा क्या हुआ, एप्रिसिएट हुआ। अब ये डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन को बारे में देखते हैं हम कि मान के चलिए डिप्रिसिएशन में क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है कि घटता है, इंपोर्ट बढ़ेगा कि घटेगा। उसी प्रकार एप्रिसिएशन जब होगा हमारा करेंसी का, रुपये का, जब मेरा वैल्यू बढ़ेगा तो मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा या घटेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा या घटेगा। तो अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मेरा $1 में ₹100 का सामान, ये हम अब ये उसके प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं, ठीक है। उसके फॉरेनर का प्रोस्पेक्ट से देख रहे थे। अभी तक हम क्या देख रहे थे, फॉरेनर के माइंडसेट से देख रहे थे कि वो पहले $1 में ₹100 का सामान खरीद के ले जा रहा था। पर जब हमारा करेंसी मजबूत हुआ तो $1 में वो क्या कर रहा है, ₹80 का सामान खरीद कर ले जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम यही समझेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर डिप्रिसिएशन हो रहा था। डिप्रिसिएशन का केस में पहले समझ लेते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन के केस में क्या होता है, जब हमारा वैल्यू का मतलब डिवैल्यूएशन हुआ, जब वैल्यू हमारा रुपी करेंसी कमज़ोर हुआ तो उसमें क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों एक्सपोर्ट, हमारा कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि डिप्रिसिएशन हुआ तो बाहर के जो फॉरेनर्स होंगे वो सोचेंगे कि अभी चलो इंडियन रुपी गिरा हुआ है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान मंगा लेते हैं इंडिया से। तो इससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे किसी और को। मान चलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बेचेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर में बूम आएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे डिप्रिसिएशन होने पर, ठीक है। और इम्पोर्ट जो होता है आपका, इम्पोर्ट क्या हो जाएगा हमारा, इम्पोर्ट हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। कैसे, इसमें भी दो कंडीशन है। ये मैं अभी इजी में बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा और इम्पोर्ट डिक्रीज करेगा, ठीक है। इम्पोर्ट कैसे डिक्रीज करेगा, मान के चलिए जहाँ आप एक समय में ₹90 में कुछ चीज़, $90 देकर कुछ सामान खरीद कर फॉरेन से लाते थे, आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए आप ₹90 पे करते थे, ठीक है। पर वही जब आपका ₹100 देना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे कि नहीं, जब मेरा करेंसी मजबूत हो जाएगा तब इस चीज़ को हम खरीदेंगे। तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट कम करोगे, बोलोगे कि नहीं अभी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, जब मेरा करेंसी एप्रिसिएट हो जाएगा तब हम करेंगे। तो डिप्रिसिएशन के एस्पेक्ट में क्या देख रहे हैं कि जब वैल्यू हमारा कम हो गया रुपया का तो फॉरेनर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, डिमांड कर रहे हैं हमसे। तो डिमांड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। और वहीं पर हम इंपोर्ट क्या कर देंगे, अपना कम कर देंगे, क्योंकि भाई हमको ₹100 देना पड़ रहा है। अब विदेश से हमको कुछ मंगाने के लिए जहाँ उसको पहले हम ₹90 देते थे, अब हम उसे ₹100 ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इंपोर्ट डिक्रीज हो रहा है। अब एप्रिसिएशन के केस में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट वाइस वर्सा, मतलब जस्ट इसका उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे हमारा इंपोर्ट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देखिए कैसे, देखिए फॉरेनर है, ठीक है। फॉरेनर जहाँ $1 में आपका ₹100 का सामान ले जाता था, ठीक है, मंगाता था, डिमांड करता था, तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, डिमांड ज़्यादा था मेरा,
तो एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे थे। पर अभी देखिए, अब $1 एक्सपोर्ट कितना हो गया, 80 रुपीज़ हो गया है। 80 रुपीज़ जब हो गया है हमारा, तो वो क्या करेगा, जो फॉरेनर का माइंडसेट रहेगा कि अरे यार अभी तो हमको $1 में 80 रुपये का ही सामान मिल रहा है, अभी डिमांड छोड़ो, डिमांड नहीं करेंगे उससे। जब उसका वैल्यू गिर जाएगा ना रुपये का, तब हम उससे डिमांड करेंगे। तो उस समय क्या होगा, हम एक्सपोर्ट कम करेंगे। डिमांड ही नहीं आएगा तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और उस समय हम क्या करेंगे, जब हमारा करेंसी मजबूत रहेगा एप्रिसिएशन के टाइम में, तो हम क्या करेंगे, अपना इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट मंगाएंगे। कि चलो अभी मेरा जहाँ हमको 100 रुपया में सामान खरीद कर लाते थे हम विदेश से, ठीक है, 100 रुपया में हमको जहाँ 4 सामान मिलता था, वही 4 सामान अब हमको 80 रुपया में मिल जा रहा है। तो मिल जा रहा है तो क्या करेंगे, अभी हम भर लेते हैं 80 रुपया का सामान, जितना हो सके हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको क्या करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। तो वही है, क्या है, हमारा इंपोर्ट इंक्रीज कर जाता है, एक्सपोर्ट डिक्रीज कर जाता है एप्रिसिएशन में। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए, ये तो आपको हम सिंपल वे में बताएं, ठीक है। एग्जाम प्रोस्पेक्ट से पीटी के लिए आप मतलब इस तरह सोच के आप इजिली मतलब अपना क्या कर सकते हैं, अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो। पर अब दूसरा प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैं डायरेक्टली बता दिया कि आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाएगा, इंपोर्ट डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिक्रीज कर जाएगा और इंपोर्ट यहाँ पर आपका इंक्रीज कर जाएगा। पर देखिए, इसमें भी एक केस है, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट केस, ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं हम लोग। जब मेंस का आप आंसर राइटिंग करोगे इकोनॉमिक्स में, जब इसके बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। देखिए, पहला केस में डेप्रिसिएशन का केस में क्या होगा, डेप्रिसिएशन का केस में हम आपको यहाँ बता दिए इजिली कि एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, इंपोर्ट डिक्रीज करेगा। पर अब हम यहाँ डेप्रिसिएशन में बताते हैं कि एक्सपोर्ट आपका क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड, देखिए, हाँ, डेप्रिसिएशन सेकंड केस में क्या होता है, यहाँ पर तो हम आपको बता दिए कि एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, इंपोर्ट डिक्रीज करेगा। ये मतलब इजी वे में बता दिया आपको, ठीक है। पर अब यहाँ पर देखिए आप डेप्रिसिएशन में कि इसमें क्या होगा ना आपका कि आपका क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट में और मे नॉट इंक्रीज, ठीक है। एक्सपोर्ट में और मे नॉट इंक्रीज, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, यहां पर मैं बोला कि एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा, पर मैं यहां पे कंडीशन डाल दे रहा हूं कि एक्सपोर्ट इंक्रीज भी कर सकता है और नहीं भी इंक्रीज कर सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा आपका डेप्रिसिएशन समय, कि आखिर फॉरेनर डेप्रिसिएशन के समय आपसे एक्सपोर्ट डिमांड कर रहे थे तो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, पर आपसे एक्सपोर्ट क्यों करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, मान चलिए आपका क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। हम देख रहे हैं कि आपका दुकान में मतलब आप सस्ते में सामान बेच रहे हो, ठीक है। आओ भाई 100 रुपये का 4 सामान ले जाओ, 100 रुपये का 4 सामान ले जाओ। पर अगर आपका सामान खराब रहेगा तो हम क्यों 100 रुपये लगाएंगे, उसमें लगाएंगे। मेरे एक थिंकिंग सोचिए कि आपको कहीं से लगा हुआ है, बोल रहा है 100 रुपये में 4 सामान लेकर जाओ, ठीक है। तो 100 रुपये में 4 सामान लेकर जाओ, तो आप सामान उसका तभी खरीदोगे जब वो क्वालिटी होगा उसमें, ठीक है। तभी ना क्वालिटी होगा, तभी ना आप जाओगे, क्वांटिटी पर तो नहीं जाओगे, ठीक है। तो वही चीज हम बोल रहा है कि एक्सपोर्ट में और मे नॉट इंक्रीज, मतलब फॉरेनर्स देखेंगे आपके, ठीक है, कि आपके क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स को चेक करेंगे, मतलब आपका गुड्स का क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस क्या कर रहे हो कि अपना वैल्यू को डिप्रिसिएट कर दिए, कमजोर कर दिए ताकि एक्सपोर्ट आपका इंक्रीज कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका भी मैं आपको एक जीता जागता एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। कि जैसे क्वालिटी ऑफ गुड्स आपका यहाँ क्या होना चाहिए, आपका क्वालिटी ऑफ गुड्स जो होना चाहिए आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस होना चाहिए आप, दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका, क्वालिटी ऑफ गुड्स होना चाहिए अच्छा, दूसरा एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल इंडिया में ले लीजिए शिलाजीत का, ठीक है। तो इंडिया क्या करता है, शिलाजीत का बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्शन करता है, और वैसा प्रोडक्शन कोई भी कंट्री नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ गुड्स उसका बहुत अच्छा है, तो आप डिवैल्यूएस करोगे तो उसका फिर भी क्या होगा, डिमांड ज़्यादा ही रहेगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ क्वालिटी कम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, क्वालिटी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा, डिमांड आएगा।
तो दो कंडीशन आप देख लिए यहाँ पे क्या क्या डिपेंड होना चाहिए, एक्सपोर्ट में और मे नॉट इंक्रीज। क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छा रहेगा तभी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस रहेगा तभी आपका ये क्या करते हैं, आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, नहीं तो नहीं इंक्रीज करेगा, ठीक है। और तीसरा एक और लिख सकते हैं आप कि आपको इजेंशियल्स गुड, मतलब आपको इजेंशियल गुड प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिस चीज़ का मतलब क्या कहते हैं ज़रूरत है, जो और कोई कंट्री है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है उस चीज़ का, तभी आपके डेप्रिसिएशन के समय आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है। तभी आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, नहीं तो नहीं आपका क्या होगा, एक्सपोर्ट रिमेन सेम रहेगा। ये चीज़ हम समझ लिए डेप्रिसिएशन का केस में। पहला सिंपल में समझे कि जब डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है, और इम्पोर्ट आपका डिक्रीज करेगा। और यहीं पर आप देख रहे डेप्रिसिएशन में कि एक्सपोर्ट में और मे नॉट इंक्रीज, क्यों, क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ गुड्स रहेगा तभी एक्सपोर्ट मेरा इंक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड करेगा आदमी अच्छा चीज़ का, ठीक है। बस इसी तरह पैसा का वैल्यू आप गिरा दोगे और क्या कहते हैं अच्छा क्वालिटी गुड्स नहीं रखोगे तो कोई डिमांड नहीं करेगा आपका। आपको एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस होना होगा, आपको कम्पीट करना होगा, इजेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन करना होगा, तभी है सो आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा। अब देखिए, अब आते हैं हम एप्रिसिएशन का केस में। एक एग्जांपल आपको हम दे रहे थे आपको कि फर्स्ट टाइम देख, ये हो गया आपका। अब चलते हैं आपका हम एप्रिसिएशन में, ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी और करेंसी। मतलब ये तब है जब हमारा करेंसी मजबूत होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, उसमें तो मैं आपको बता दिए कि एक्सपोर्ट आपका डिक्रीज कर जाएगा एप्रिसिएशन के समय, और इंपोर्ट क्या होगा आपका इंक्रीज कर जाएगा, यही बताया ना मैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन इसमें लागू होता है आपका, देखिए एप्रिसिएशन में। देखिए एप्रिसिएशन ऑफ रुपी और करेंसी, देखिए ये एप्रिसिएशन का सेकंड केस, ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का सेकंड केस, और ये हो गया एप्रिसिएशन का जब करेंसी आपका मजबूत होगा, ठीक है। जब करेंसी आपका मजबूत होगा उस समय क्या होगा आपका, यहाँ पर एक्सपोर्ट में और में नॉट डिक्रीज, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट में और मे नॉट डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज है और यहाँ पर आपका इंक्रीज है। देखिए दोनों वर्ड को थोड़ा देखिएगा, एक नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट में और मे नॉट डिक्रीज, मान के चलिए जैसे हम आपको बताएं एजेंशियल गुड्स, ठीक है। जब आपका एप्रिसिएशन हुआ मनी का $1 इक्वल टू 80 रुपीज, तो अगर आप एजेंशियल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट में और मे नॉट डिक्रीज। अगर एजेंशियल गुड्स आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सपोर्ट आपका क्या हो सकता है, वही स्टेबल चलेगा, ठीक है, स्टेबल चलेगा, या फिर इंक्रीज भी हो सकता है, पर आपका डिक्रीज नहीं होगा। कैसे, देखिए अगर आप एजेंशियल गुड्स कर रहे हो एक्सपोर्ट, ठीक है, एजेंशियल गुड्स जब एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, तो वो क्या करेगा आपका, वो तो मंगाएगा ही मंगाएगा, जो एक्सपोर्ट आपका चल रहा था वो उस पर असर ही नहीं पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी जो आपका है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है आपका, तो आपका एक्सपोर्ट क्या आएगा, वो चलता ही रहेगा, ठीक है। वही उसका डिमांड हमेशा स्टेबल रहेगा, ठीक है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी आपका अच्छा है तो आपका ये होगा। पर हाँ, इसमें एक कंडीशन क्या आता है कि मान के चलिए फॉरेनर्स, जब आपका $1 इक्वल टू 100 रुपी था, उस समय वो क्या किया, अपना रिजर्व फुलफिल कर लिया आपका, ठीक है, रिजर्व को भर लिया है पूरा। और जब आपका है तो रुपी मजबूत हो गया, तो उस समय वो क्या किया, उसका डिमांड को कम कर दिया, ठीक है। तो कम कर दिया तो एक बैग आपका उतना तो कम नहीं ना कर देगा, वो तो एक आपका एजेंशियल गुड्स है कि नहीं, आपका जरूरत का चीज़ है, तो वो एक कंटिन्यूअस स्टेबल पे आपका एक्सपोर्ट चलता रहेगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। एक मतलब एक लाइन पर आकर वो रुका हुआ रहेगा, उसके नीचे भी नहीं जाएगा और ना ही उसके ऊपर जाएगा।
क्योंकि जब हमारा वैल्यू डिप्रिसिएट था उस समय क्या था, वो रिजर्व कर लिया था। तो वही लिखा हुआ है एक्सपोर्ट मे और मे नॉट डिक्रीज। एक्सपोर्ट मतलब आपका बढ़ भी सकता है, मतलब एक्सपोर्ट में मतलब घट भी सकता है, चाहे नहीं भी घट सकता है। ठीक है, यही चीज़ आपका यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा था। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको उस पॉइंट को वहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से पेचीदा है तो आपको टॉपिक समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, पर एक दो बार वीडियो को आप देखिए, दो बार तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वन डे एग्जाम के लिए है तो आपको बस इतना समझ लो कि डिप्रिसिएशन के समय आपका एक्सपोर्ट, डिप्रिसिएशन के समय क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाता है और इम्पोर्ट डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पर एप्रिसिएशन के समय एक्सपोर्ट डिक्रीज कर जाता है, इम्पोर्ट इंक्रीज कर जाता है। ये आपका वन डे एग्जाम के लिए हो गया। ठीक है, पर यहाँ मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो मेंस की तैयारी करे इकोनॉमिक्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे लिखना है। अब मैं आ रहा था डिवैल्यूएशन टॉपिक पे। ठीक है, डिवैल्यूएशन पे मैं आ रहा हूँ। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, डिवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं? डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, यही दो चीज बहुत कंफ्यूजिंग है। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएशन है यहाँ पर। डिप्रेसिएशन तब होता है हमारा करेंसी का, मतलब मूल्य ह्रास, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास, हम लोग करेंसी का ह्रास होना। डिप्रिसिएशन यह तब होता है जब ग्लोबल फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर मतलब आपका ट्रेड हो गया। ठीक है, कोई आपका कंट्री है, नेबरिंग कंट्री compete कर रहा है आपके साथ और आपका माल सप्लाई नहीं हो पा रहा, जैसे कि चाइना का एग्जांपल ले लीजिए कि चाइना सस्ते में माल बेच रहा है पूरा, हर जगह उसका डिमांड है पूरा। ठीक है, तो वो एक ग्लोबल फैक्टर हो गया कि उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा सामान बिक नहीं रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, करेंसी हमारा डिप्रिसिएट हो रहा है। ठीक है, हमारा डिमांड नहीं हो रहा है करेंसी का फॉरेन में। हमारा करेंसी का डिमांड जब होगा फॉरेन में तभी ना उसका मजबूत होगा, एप्रिसिएशन होगा हमारा करेंसी का। पर चाइना इतना सस्ता में बेच रहा है कि हमारा सामान को कोई पूछ नहीं रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा करेंसी का भी डिमांड नहीं हो रहा है। तो हमारा करेंसी का डिमांड नहीं हो रहा, तो इसी कारण क्या हो रहा है, ये सब एक ग्लोबल फैक्टर में आता है। जैसे ट्रेड हो गया आपका, हम लोग ट्रेड करते हैं दूसरे कंट्री के साथ, नेबरिंग कंट्री जो आपका compete कर रही है। तो जब ग्लोबल फैक्टर कोई भी होता है हमारे करेंसी को मूल्य ह्रास करने में, तो उसको, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। पर डिवैल्यूएशन क्या है? डिवैल्यूएशन वर्ड का मतलब यह हुआ आपका अवमूल्यन, कि मतलब हम खुद से अपने करेंसी का अवमूल्यन कर रहे हैं, डेप्रिसिएट कर रहे हैं, मतलब डिवैल्यूएशन कर रहे हैं अदर करेंसी के मामले में। ठीक है, ऐसा क्यों करता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सेल्फ डिवैल्यूएट करेंसी क्यों करता है गवर्नमेंट? जब गवर्नमेंट खुद करता है अपना करेंसी का, कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ना है कोई ट्रेड, ना ही किसी प्रकार का वार, ना ही किसी भी प्रकार का कंपटीशन, जब ये कुछ नहीं इन्वॉल्व में होता है और गवर्नमेंट खुद अपना करेंसी का डिवैल्यूएशन करता है, उसको मतलब गिराता है, कमजोर करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का अंतर क्या है। यही चीज जेपीएससी में पूछा था कि जब सरकार अपने करेंसी का अवमूल्यन करता है खुद से, तो वो क्या कहा जाता है, उस टर्म को क्या कहा जाता है? तो बहुत बच्चे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन मार के आए थे। जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो डिवैल्यूएशन मार कर आए थे। पर जो आयोग था आपका जेपीएससी का, वो डेप्रिसिएशन को दिया था, जो कि गलत था। ठीक है, उसका हमेशा आंसर डिवैल्यूएशन ही होगा, ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको गलत हो गया, और जो नहीं पढ़ने वाले थे गलत मार्क करते उनको 2 नंबर का फायदा हो गया आपका। तो याद रखिएगा, जब गवर्नमेंट सेल्फ करेगी आपका, ठीक है, करेंसी को गिराएगी, और क्यों गिराती है, क्यों गिराती है, इस मतलब कारण होना चाहिए ना, क्यों? एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए अपना। ठीक है, एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हम देते हैं आपको कि सबसे फर्स्ट टाइम हमारा डिवैल्यूएशन कब हुआ था करेंसी का, कब हुआ था? 1966 में। अभी तक हमारे देश में 3 बार डिवैल्यूएशन हो चुका है। एक मिनट,
अभी तक हमारे 3 बार डिवैल्यूएशन हो चुका है करेंसी का। पहला पल कब हुआ आपका? 1966 में, फर्स्ट टाइम, ठीक है, 1966 में डिवैल्यूएशन हुआ। सेकेंड टाइम हुआ आपका 1947 में, और थर्ड टाइम हुआ आपका 1991 में। और ये सब हुआ क्यों? बस एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करे। पर क्या मतलब डिवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए पहले ही मैं आपको बताया कि एक्सपोर्ट आपका तभी इंक्रीज करेगा जब आप प्रोडक्ट का क्वालिटी आपका अच्छा होगा, ठीक है। अब जब एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बनोगे, जब आप एजेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, तभी आपका है सो एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा। तो उस समय है सो गवर्नमेंट थी ये। और एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है, आपका पॉइंट माइंड में रखिएगा कि फर्स्ट टाइम डिवैल्यूएशन किस पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान में किया गया था, पंचवर्षीय योजना में। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। कब किया गया था? कैन एनीवन से कोई बता सकता है कब किया गया था? तो आप डेट देखिए, डेट देखिए, ये डेट 1966 किस के बीच में लाई कर रहा है, आप बता सकते हैं? चलिए आपके पास समय देते हैं, हम 2 मिनट का समय देते हैं। आप बताइए कि ये वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, बताइए वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन कब हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम किस 5 ईयर प्लान में हुआ था? कैन एनीवन से? देखिए, तो फर्स्ट टाइम ये जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था, तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसी समय का नहीं है। मतलब 1900 क्या था आपका, 1966 लाइज करता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब थी? ये भी डेट आप याद रखिए। देखिए, आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 1951 से 5 साल जोड़िएगा तो क्या होगा, 56। 1956 में प्लस कीजिएगा 5 साल तो क्या हो जाएगा, 1961। और ये 1961 से 1966, तो यही ईयर ना था आपका थर्ड पंचवर्षीय योजना का। तो ये तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, थर्ड 5 ईयर प्लान, उसमें फर्स्ट टाइम करेंसी को डिवैल्यूएट किया गया था ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करे, पर ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। इसका नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ा था हमारे देश पर। ये चीज़ हम लोग जान गए। आपका 3 डेट याद कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम 1966 में, 1947 में और 1991 में। तो आपको डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बारे में आप जान गए होंगे, अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को हम आपको समझाना चाह रहे थे। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है। एक और मेरे माइंड में पॉइंट आ रहा है कि हाँ, बोला जाता है एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका मेंस में लिखने के लिए, कि क्वेश्चन आ जाएगा आपका, पूछ देगा कि वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, मतलब क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास और करेंसी मजबूत होना। एप्रिसिएशन का हिंदी नहीं बता पा रहे हैं, पर आप माइंड में रखिएगा कि डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन मतलब कब टेक प्लेस लेता है, मतलब कब उसका डिमांड होता है मार्केट में, कब होता है करेंसी का डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। ये तब होता है कि ये जब मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि एप्रिसिएशन, और सिंपली समझिए कि डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन किस पे डिपेंड करता है आपका। तो 2 पॉइंट है इसका। पहला क्या कि पहला आपका डिमांड ऑफ रूपी इन मार्केट, ठीक है, और दूसरा क्या, सप्लाई ऑफ डॉलर। इसी पे हमारा डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ये करता है आपका, क्या डिपेंड करता है, ठीक है। डिमांड ऑफ रूपी आपको समझाया कैसे, कि जब हमारा रूपी का डिमांड होगा मार्केट में तो क्या होगा, हमारा करेंसी मजबूत हो जाएगा। जब वही देखा था कि चाइना सस्ता में अपना सामान बेच रहा था, हमारा सामान को कोई पूछ नहीं रहा था, तो मार्केट में रूपी का डिमांड का क्रेज नहीं था, कोई डिमांड नहीं कर रहा था, वो चलन में नहीं था उतना फॉरेन में, तो क्या हो रहा था, हमारा रूपी डिवैल्यूएट हो रहा था। तो देख रहे हैं कि डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज़ की सप्लाई ऑफ डॉलर में, सप्लाई ऑफ डॉलर में भी डिपेंड करता है। कैसे, मान के चलिए कि जितना ज़्यादा आपका फॉरेन रिजर्व, हम लोग फॉरेन रिजर्व जो रखे हैं वो हम लोग क्या चीज़ से उसको भर कर रखते हैं, तो वहाँ पे हमारा गोल्ड का स्टोरेज होता है, ठीक है, गोल्ड का स्टोरेज करते हैं हम लोग वहाँ पर। दूसरा क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी का हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे चीन का फॉरेन करेंसी हो गया, यूएस डॉलर का हो गया, यूरो हो गया, ये सब का करेंसी हम लोग क्या करते हैं, अपना पास जमा करके रखते हैं। अगर जितना ज़्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होगा उतना मजबूत हमारा क्या होगा, हमारा रूपी होगा, ठीक है।
तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार क्या करती है कि फॉरेन करेंसी को भर कर रखती है। और दूसरा चीज़ कि हमें एक और पॉइंट में रखना है कि जब हमारा अप्रिसिएशन होता है करेंसी का, तो उस समय तो हम जान रहे हैं कि मेरा इंपोर्ट बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब हमारा अप्रिसिएशन हुआ, आपका अप्रिसिएशन हुआ करेंसी का, अपना हमारा रुपये का, तो इंपोर्ट बढ़ गया। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा समय होता है कि हम फॉरेन से आपका जो भी आपका एजेंशियल गुड्स है, हमारा जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं, जैसे ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब क्या है हमारा मतलब एजेंशियल थिंग है। तो इसको उस समय हमें यह करना रहता है, हमारा गवर्नमेंट यह करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करती है उस चीज़ का, क्योंकि उस समय हमको सस्ता मिल रहा होता है। जहाँ पहले हम 100 रुपया देकर 1 लीटर पेट्रोल खरीदते थे, वहाँ भी हम इस 80 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो क्यों ना हम, जब अभी मेरा करेंसी मजबूत है, तो हम अपना रिजर्व को भर लें। इसलिए इंपोर्ट ज़्यादा होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस का, ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा। तो मेरा मेन थिंग यही था कि मैं आपको डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन के बारे में बता दूं कि डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। जब डिवैल्यूएशन होता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डिप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को अपने ग्रुप सर्कल में शेयर करें, ताकि जिन्हें भी ज़रूरत हो वो देख कर समझ सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।